आयुष के पिता गांव के सबसे अमीर आदमी थे। गांव में उनकी हजारों एकड़ जमीन और चीनी बनाने की फैक्ट्री थी। आयुष अपने माता पिता की इकलौती संतान था और एक आलीशान बड़े से घर में रहता था। पापा, मैं नदी में नहाने जाना चाहता हूँ। बेटा, नदी में जाने की क्या जरूरत है? हम यहीं पर तुम्हारे लिए एक स्विमिंग पूल बना देते हैं और उसमें कुछ मछलियां भी डलवा देते हैं। अमीर होते हुए भी आयुष के पिता का व्यवहार अत्यंत विनम्र और साधारण था। वे किसी बड़े आदमी से लेकर भिखारी तक से अपनेपन से बात किया करते थे। गांव में कभी कभी एक चने बेचने वाला आया करता था। आयुष को नमकीन चने पसंद थे, इसलिए वह भी चने वाले से चने खरीदता था। पापा, मुझे 100 ग्राम चने दिलवा दो। सुनिए चने वाले भाई साहब, मेरे बेटे को 100 ग्राम नमकीन चने दे देना। अभी देता हूँ बाबूजी। चने लेने के बाद आयुष के पिताजी ने चने वाले से कहा, बाबूजी, मैं गरीब आदमी हूँ, मेरे पास पहनने को साफ कपड़े भी नहीं हैं। आयुष के पिता ने चने वाले को 2 जोड़ी कपड़े दिलाए और अगले दिन दावत में आने को कहा। आयुष के पिता का भाई गुड्डू एक जुआरी था। आयुष के पिता ने जहां अपने पुरखों की दौलत को मेहनत करके कई गुना कर लिया था, वहीं गुड्डू ने पुरखों की दौलत जुए और ऐशो आराम में उड़ा दी थी। गुड्डू के 4 जवान बेटे थे। चारों ही आपस में जमीन जायदाद के लिए लड़ते रहते थे। गुड्डू अक्सर आयुष के घर पैसे और सामान मांगने आया करता था। गुड्डू जब आयुष को सारी सुख सुविधाओं में रहते हुए देखता तो वह मन महसूस कर रह जाता। मेरे बेटे खाने पीने की चीजों के लिए भी लड़ते रहते हैं और आयुष नवाबों की तरह यहाँ कितने मौज की जिंदगी बिताता है। मासूम आयुष नहीं जानता था कि उसका चाचा उसे दुश्मनों की तरह देखता है। एक दिन आयुष के मम्मी पापा कार से कहीं जा रहे थे तो उनका एक्सीडेंट हो गया और दोनों एक्सीडेंट में मारे गए। मौका देखकर गुड्डू अपने चारों जवान लड़कों के साथ आयुष के घर में आ धमका। छोटे उस्ताद, तुमने बहुत ऐशो आराम की जिंदगी जी ली। अब हम आराम करेंगे और तुम हमारी तरह दर दर भटकोगे। अगर तुम पुलिस के पास गए तो मैं और मेरी बेटी तुम्हारा वो हाल करेंगे कि तुम अपनी शक्ल भी नहीं पहचान पाओगे। आयुष छोटा था, वो अपने चाचा और उनके 4 जवान बेटों का मुकाबला नहीं कर सकता था। आयुष को पुलिस के पास जाने में भी डर लग रहा था। आयुष कई दिनों नदी किनारे बैठकर रोता रहा। फिर वह चलते चलते एक गरीब बस्ती में पहुंच गया। आयुष इतना ज्यादा पैदल कभी नहीं चला था, ना ही इस तरह धूप में रहा था। वह चक्कर खाकर जमीन पर गिर पड़ा। शाम चने बेचने वाला जब उस रास्ते से गुजरा तो उसने आयुष को रास्ते में गिरा हुआ देखा। ये तो वही बाबूजी का लड़का लगता है। चने वाला आयुष को उठाकर पेड़ की छांव में ले गया। उसने आयुष के मुंह पर पानी के छींटे मारे, उसे पानी पिलाया और चने भी खाने को दिए। बेटा, तुम्हारी ये हालत कैसे हो गई? मेरे मम्मी पापा एक्सीडेंट में मारे गए। मेरे चाचा और उनके बेटों ने मेरे घर पर कब्जा कर लिया है। उन्होंने धमकी दी है, अगर मैं पुलिस के पास गया तो वो मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। चिंता मत करो बेटा, मैं तुम्हें कुछ विशेष चने देता हूँ। चने वाले ने अपनी झोली के अंदर से एक छोटी सी पोटली निकाली। इस पोटली में साधारण चने नहीं हैं। मन में जिस चीज को सोचकर तुम चना धरती पर फेंकोगे, वही चीज तुम्हारे सामने हाजिर हो जाएगी। आयुष ने अपने मन में सोचा, मुझे एक घर चाहिए। जैसे ही आयुष ने चना धरती पर फेंका, एक सुंदर घर उसके सामने आ गया। जादुई चनों से आयुष खुशहाल जीवन बिताने लगा। एक दिन गुड्डू का एक लड़का उस रास्ते से गुजरा जहां आयुष का घर था। उसने आयुष को सारी सुख सुविधाओं के साथ जीवन बिताते देखा। उसने चने वाले को आयुष के साथ बातें करते देखा। गुड्डू के बेटे ने सारी बातें जाकर गुड्डू को बताई। उस चने वाले का ध्यान रखना, जब भी वो गली में दिखाई दे उसे पकड़ लेना।
एक दिन जब चने वाला गुड्डू के गांव में चने बेचने आया तो उसके बेटों ने चने वाले को पकड़ लिया और उसे उठाकर अपने पिता के पास ले गए। मुझे सच सच बताओ, उस छोटे लड़के आयुष के पास रहने के लिए घर और सामान कहाँ से आया? चने वाला समझ गया कि सामने बैठा आदमी आयुष का चाचा है और उसने ही आयुष को उसके घर से बाहर निकाला था। बाबूजी, उस छोटे लड़के को मैंने अपने कुछ जादुई चने दिए थे। उसी से उसके पास रहने को घर और बाकी सुविधाएं उपलब्ध हो पाई हैं। आप चाहो तो मैं आपको भी जादुई चने दे सकता हूँ। बताइए, आपको कितने चने चाहिए? जितने तुम्हारी झोली में हैं सारे चने दे दो। चने वाले ने अपने सारे चने गुड्डू को सौंप दिए और कहा, लाल रंग के कपड़े पहनकर चने हाथ में लेना और अपने मन में कोई भी चीज सोचकर चने को धरती पर फेंक देना। वो चीज तुम्हारे सामने हाजिर हो जाएगी। जब चने वाला चला गया तो गुड्डू और उसके लड़कों ने लाल रंग के कपड़े पहन लिए और एक एक चना अपने हाथ में ले लिया। किसी ने मन में ढेर सारा सोना सोचा तो किसी ने 500 के नोट। ऐसी ख्वाहिशें करके उन्होंने चने को जमीन पर फेंका, लेकिन सामने वे चीजें प्रकट नहीं हुई जो उन्होंने सोची थी। उन सब के सामने एक एक सांड प्रकट हो गया। सभी ने लाल रंग के कपड़े पहन रखे थे। सांडों ने उनके ऊपर हमला कर दिया और अपनी सींगों से जमीन पर उठा उठा कर इतना पटका कि गुड्डू और उसके बेटे उठने लायक नहीं रह गए। अब बताओ, क्या उस छोटे लड़के को उसका घर वापस लौटाओगे या नहीं? हम उसे उसका सब कुछ लौटा देंगे। कृपया करके इन सांडों को गायब कर दो। इस गांव से हमेशा के लिए भाग जाओ और कभी अपनी शक्ल मत दिखाना। गुड्डू अपने परिवार के साथ हमेशा के लिए गांव छोड़कर चला गया और आयुष को उसका घर और जमीन वापस मिल गई। भीषण और भुवन दोनों सगे भाई थे। भुवन देखने में बहुत ही सुडौल था, गोरा रंग, अच्छे नैन नक्श। पर भीषण बहुत ही बदसूरत था। शायद इसीलिए लोग उसे अपशगुनी बोलते थे। सुबह सुबह तेरा मुंह देख लिया, अब तो सारा दिन खराब जाएगा। अगर तू मेरा भाई नहीं होता ना तो तुझे इस गांव में रहने भी नहीं देता। पर मेरा चेहरा ऐसा है तो इसमें मेरी क्या गलती है? तेरा पैदा होना ही गलत था, समझ गया? भीषण आकर अपने भाई का अपमान करता था। एक दिन की बात है, गांव के मुखिया किसी अच्छे काम के लिए जा रहे थे और उन्हें रास्ते में भीषण दिख गया। अरे राम 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 राम, अब तो सारा दिन ही बुरा जाएगा। लगता नहीं आज जो काम सोचा था वो पूरा होगा। पर मुखिया जी, मैंने क्या किया? अरे चुप बैठ, इतनी गंदी शक्ल लेकर मेरे सामने आ गया। पता है मैं कितने जरूरी काम से शहर जा रहा था। अब भाग जा यहाँ से। भीषण वहाँ से उदास होकर निकल गया। यहाँ शाम के समय मुखिया जी गांव लौटे। उनका मुंह लटका हुआ था। क्या हुआ मुखिया जी? क्या होना था? आज सुबह सुबह उस मनहूस भीषण का मुंह देख लिया। काम तो खराब होना ही था। ना जाने कब वो भीषण इस गांव को छोड़कर जाएगा और इस गांव से अपशगुनी टलेगी। तो आज ही ये शुभ काम क्यों ना कर दे? मुखिया के साथ कुछ गांव वाले भुवन और भीषण के घर आ पहुँचे। भुवन जी, मुखिया जी, आज तो फैसला होकर ही रहेगा। कैसा फैसला मुखिया जी? भीषण का गांव का कोई भी व्यक्ति नहीं चाहता कि वो गांव में रहे। उसे देखने से लोगों का दिन खराब हो जाता है। अब तो तुम्हें इस गांव से निकलना ही होगा। पर वो कहाँ जाएगा? कहीं भी जाए, पर इस गांव से दूर चला जाए। पर मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है? तेरा चेहरा देखते ही लोगों का दिन खराब हो जाता है। तू अपशगुनी है। ये सुनकर भीषण रोने लगा। शायद आपका बोलना सही है मुखिया जी। मैं खुद इससे परेशान हो गया हूँ। मेरे पिताजी के गांव के बाहर एक जमीन है। वो जमीन मैं इसके नाम कर देता हूँ।
ये अब वहीं रहेगा। बहुत अच्छे भुवन। गांव वाले वहां से चले गए। भीषण, तू अपना सामान वामान बांध ले, अब तू इस गांव के बाहर ही रहेगा। पर भैया, मुझे तेरी एक बात नहीं सुननी, बस अब तू वहीं रहेगा। भीषण को वहां नहीं रहना था, पर अब कोई उसे गांव में रहने नहीं देगा, ये सोच के उसने अपना सारा सामान बांधा और घर से निकल गया। जब वो अपने बाबा की जमीन पर पहुंचा, तो उसने देखा कि वहाँ कुछ बंजारों ने अपनी झोपड़ी बना ली थी। तू कौन है और यहाँ क्या कर रहा है? ये मेरे बाबा की जमीन है। तो तू इस जमीन का मालिक है? हाँ, हूँ भी और नहीं भी। मैं मंजली हूँ और ये मेरा भाई भीकू है। हम दोनों तेरी इस जमीन पर सालों से रह रहे हैं और अब तू चाहता है कि हम यहाँ से चले जाएं? नहीं नहीं, तुम मत जाओ, कम से कम तुम मेरे साथ यही रहो। क्या मतलब? भीषण ने रोते हुए मंजली को अपनी सारी कहानी सुनाई। कोई भी मेरे साथ नहीं रहना चाहता। मेरी शक्ल ऐसी है, इसमें मेरी क्या गलती है? कोई गलती ना है। जो लोग तुझे अपशगुनी मानते हैं उनकी सोच गलत है। जो लोग तुझे अपशगुनी मानते हैं उनकी सोच गलत है और हम लोग कहीं नहीं जाएंगे। तू हमारे साथ यहीं रह। ये सुनकर भीषण खुश हो गया। कम से कम कोई तो था जिसे उसकी बदसूरत शक्ल से कोई तकलीफ नहीं थी। उस दिन से भीषण उन बंजारा भाई बहन के साथ रहने लगा। वो उनके साथ जंगल में जाकर जंगली फल तोड़ने लगा, घर के बाहर खेती भी करने लगा। भीषण खुश था। एक ही तकलीफ थी कि उन्हें पानी लाने बहुत दूर कुएं पर जाना पड़ता था। हर दिन तीनों साथ में पानी भरने जाया करते थे। मंजली के साथ रहते रहते मंजली और भीषण को एक दूसरे से प्यार हो गया और फिर उन दोनों ने शादी भी कर ली। अब भीषण का खुद का परिवार था। वो अपनी छोटी सी दुनिया में बहुत खुश था। कुछ महीनों बाद मंजली पेट से थी। अब वो ज्यादा दूर से पानी नहीं ला सकती थी। अब से मैं पानी लाऊंगा, तू बाहर नहीं जाएगी। भला तू अकेले कैसे इतना पानी लाएगा? वो मैं देख लूंगा, तू फिक्र ना कर। मैंने सुना है कि इस जमीन में जल्दी पानी मिल जाता है। अगर हम मिलकर खुदाई करें तो हमारी पानी की समस्या हल हो जाएगी। ये भी कर सकते हैं। दीदी, यही करते हैं। हमेशा पानी के लिए दूर नहीं जाना पड़ेगा। उन दोनों को जब भी समय मिलता वो बारी बारी खुदाई किया करते थे। अगले दिन से भीषण और भीखू ने खुदाई करना शुरू कर दिया। कुछ दिन बीत गए और अब कई फीट की खुदाई हो चुकी थी। अब लगता है जल्द ही पानी मिल जाएगा। उम्मीद तो है। हाँ दीदी, जल्दी मिलेगा। पानी की आस में वो गड्ढा खोदते गए। एक दिन भीषण अकेले खुदाई कर रहा था। अचानक उसे कुछ गीला गीला लगा। वो खुश हो गया कि शायद पानी मिल गया। मंजली, भीखू, देखो देखो क्या मिला। वो दोनों वहाँ आए और फिर भीखू गड्ढे में उतरा तो उसने उस गीली चीज को हाथ लगाया। ये पानी तो ना है। क्या मतलब? पानी नहीं है? भीखू ने वो गीली चीज अपनी बहन को सुंघाई। मिट्टी का तेल है ये। क्या? उनकी जमीन में मिट्टी का तेल निकला था। जल्द ही ये खबर अखबारों में छप गई। भीषण, मंजली और भीखू अमीर बन चुके थे। भीषण का भाई भुवन गांव वालों को लेकर भीषण के घर आया। अरे मेरे भाई, मुझे पता था कि तू अपशगुनी नहीं है, वरना तुझे तेल का कुआं कैसे मिलता। अब बड़ा प्यार आ रहा है अपने भाई पर। खुद ही उसे घर से निकाला था ना। वो हम दोनों भाइयों के बीच की बात है। तुम कौन होती हो बीच में बोलने वाली? ये मेरी पत्नी है।
और मेरा इस दुनिया में इसके अलावा और कोई नहीं है, ना कोई भाई और ना कोई और रिश्तेदार। आप लोग यहाँ से जा सकते हैं। मैं जानता हूँ कि आप सब यहाँ पर मेरे पैसों की लालच में आए हैं, इसलिए चले जाओ। आप में से किसी को भी एक भी पैसा नहीं मिलेगा। भीषण ने सभी को वापस भेज दिया। एक वक्त था जब भीषण को गांव वालों ने ठुकराया था, और अब एक वक्त है जहां भीषण ने गांव वालों को ठुकराया। भीषण के बुरे वक्त में किसी ने उसका साथ नहीं दिया, पर अब जब उसके पास पैसे आए तो सभी लोग उसके पास आ गए। यही असलियत है जिंदगी की। ना बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया।